डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के एसएसटी सब्जेक्ट के पॉलिटिकल साइंस बुक में सेकंड चैप्टर संघवाद फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। उसमें सत्ता की साझेदारी के रूप या प्रकार पर चर्चा की थी। पावर शेयरिंग के 4 रूप पढ़े थे। उनमें से एक रूप था ऊर्ध्वाधर स्तर पर सत्ता की साझेदारी, यानी पावर शेयरिंग ऑन वर्टिकल लेवल। इस चैप्टर में हम सत्ता की साझेदारी के इसी रूप पर चर्चा करेंगे, यानी वर्टिकल लेवल पर पावर शेयरिंग कैसे की जाती है। इसे आमतौर पर संघवाद फेडरलिज्म कहा जाता है। इस चैप्टर में हम संघवाद के तहत निम्न बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। संघवाद क्या है और संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था में अंतर, व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नेंस। संघवाद की विशेषताएं, साइलेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे भारत में संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। और चौथा लास्ट टॉपिक हम देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इन 4 टॉपिक्स के अंतर्गत हम संघवाद फेडरलिज्म चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए संघवाद का चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संघवाद फेडरलिज्म है क्या, किसे कहते हैं संघवाद। सामान्य तौर पर संघ यूनियन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक इकाइयां मिलकर एक संघ का निर्माण करना। राजनीति विज्ञान में संघवाद का मतलब शासन चलाने का वह प्रारूप जिसमें विभिन्न राज्य एक संविधान के अनुसार मिलकर एक संघीय ढांचे का निर्माण करते हैं। इसमें एक संघीय सरकार, यूनियन गवर्नमेंट और अनेक राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स, संघ की विभिन्न इकाइयां हो जाती हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है, लोकतांत्रिक संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न इकाइयों में बंट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसे केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर की सरकार, राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो प्रांत के स्तर पर दैनिक कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। कहीं कहीं संघीय व्यवस्था में तीसरे स्तर की सरकारें भी हो सकती हैं, जैसे स्थानीय शासन। किसी भी संघीय ढांचे के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 2 स्तर की सरकारें होनी चाहिए। 2 स्तर की सरकारें मिलकर संघीय ढांचे का निर्माण करती हैं। संघ में 2 से अधिक स्तर भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार संघ क्या है, स्पष्ट है। किसी भी संघीय ढांचे में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें मिलकर संघीय शासन व्यवस्था का गठन करती हैं या निर्माण करती हैं। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually, a federalism has 2 levels of government. One is the government for entire nation and the other are government at the level of province or states. पावर शेयरिंग वाले पहले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के 2 उदाहरण देखे थे। इसी आधार पर हम संघीय व्यवस्था को समझें। बेल्जियम संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण है, जिसमें सत्ता साझा की गई, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और तीसरा स्तर सामुदायिक सरकार का भी हमने देखा था। तो इस प्रकार बेल्जियम में सत्ता या शासन व्यवस्था केंद्र, राज्य और सामुदायिक स्तर पर बंटी हुई थी, साझा की गई थी। तो यह एक संघीय शासन व्यवस्था का उदाहरण हुआ। जबकि श्रीलंका में हमने देखा था सारी पावर केंद्र सरकार के पास ही थी। शासन व्यवस्था में यहाँ सत्ता का एक ही केंद्र था या स्तर था, केंद्र सरकार। सारी शक्तियाँ इसी केंद्र सरकार के पास ही रहती थी। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को एकात्मक शासन व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की शासन पद्धतियाँ होती हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, और दूसरी एकात्मक शासन व्यवस्था यानी यूनिटरी सिस्टम।
तो इन दोनों शासन पद्धतियों में हम अंतर देख लेते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें या इकाइयाँ होती हैं इसमें, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है या एक ही सरकार की इकाई होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था में कार्यों या विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकारों में होता है, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में विषयों का बंटवारा न होकर बल्कि इकाइयां केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अधीनस्थ इकाइयों को कोई खास आदेश नहीं दे सकती। प्रांतीय सरकारें स्वायत्त होती हैं, यानी ऑटोनॉमी होती है प्रोविंस स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार अधीनस्थ इकाइयों को आदेश दे सकती है, प्रांतीय स्वायत्तता नहीं होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था के उदाहरण हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड आदि, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था के एग्जाम्पल के तौर पर इंग्लैंड और श्रीलंका। संघीय शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम आमतौर पर 2 तरीकों से गठित हो सकता है, यानी फेडरेशन जो बनता है वो 2 तरीकों से गठित हो सकता है। पहला तरीका है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई या संघ के रूप में गठित होकर, इसमें इन इकाइयों को काफ़ी हद तक स्वायत्तता रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 50 राष्ट्र मिलकर के एक संयुक्त राज्य अमेरिका गठन करते हैं संघ का, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। तो ये कई राष्ट्र मिलकर के एक संघ का निर्माण करने के एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार फेडरेशन अस्तित्व में आता है। और दूसरा प्रकार है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा करना। इसमें राज्यों की तुलना में केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। तो इस तरीके से जो संघ बनता है उसका उदाहरण भारत, बेल्जियम, स्पेन आदि हैं। तो इस प्रकार फेडरल सिस्टम 2 तरीके से गठित हो सकता है। एक तो इकाइयाँ मिलकर के बना लें, या एक बड़ी इकाई है तो वो छोटी इकाइयों में, प्रांतों में अपने आप को डिवाइड करके सत्ता का बंटवारा कर सकते हैं। संघवाद क्या है, संघात्मक एवं एकात्मक शासन पद्धतियों में अंतर हम अच्छी तरह समझ गए। अब हम इस चैप्टर के दूसरे टॉपिक संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, यानी कम से कम 2 स्तर होंगे संघीय व्यवस्था में और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और तीसरा है तो स्थानीय शासन, या बेल्जियम के संदर्भ में बात करें तो सामुदायिक सरकार। ऐसे 3 स्तर भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 लेवल तो होंगे ही होंगे। दूसरी विशेषता, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी एक साथ 3-3 सरकारें भी अस्तित्व में रहती हैं, नागरिक समूह एक ही होता है, एक ही नागरिक समूह 3-3 सरकारों से शासित हो सकता है, लेकिन इन सब के ज्यूरिडिक्शन, अधिकार क्षेत्र अलग अलग होते हैं। तीसरी विशेषता, विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, इस बात की संविधान में गारंटी भी रहती है, कोई वायलेशन नहीं कर सकता इन अधिकार क्षेत्रों का। चौथी विशेषता, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में अगर केंद्र सरकार चाहे तो संविधान के मौलिक प्रावधान बदल दे, लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं होती, एक केंद्र सरकार नहीं बदल सकती, दूसरी इकाइयों की भी सहमति इसमें ज़रूरी है। जैसे बेल्जियम के बारे में हमने बात की, सामुदायिक सरकारों की सहमति संविधान के मौलिक ढांचे में अगर कोई परिवर्तन करना है तो आवश्यक थी। इवन 1% जर्मन लोग वो भी अपनी भागीदारी निभाएंगे अगर जर्मन से संबंधित कोई कानून में प्रावधान बदलाव करना है तो।
अगली विशेषता, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। यानी हर एक संघीय व्यवस्था में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था रहेगी जो इस संघीय ढांचे की इकाइयों के विवाद का निर्णय करेगा। अगर कोई इकाई किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है या उसके कानून निर्माण का वायलेशन करती है तो पीड़ित इकाई सर्वोच्च न्यायालय में जा सकती है और वो संविधान के अनुसार अंतिम निर्णय देगा। छठी विशेषता है कि वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। जैसे ऊपर हमने बात की कि अधिकार क्षेत्र यानी कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र अलग अलग बांटे गए हैं, ठीक उसी प्रकार वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए राजस्व के स्रोत भी अलग अलग किए गए हैं। रेवेन्यू जनरेट करने की अलग अलग इकाइयों को पावर दी गई है। सातवीं विशेषता, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। एक तरफ देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा दूसरी तरफ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस प्रकार देश की एकता अखंडता बनाए रखना और दूसरी तरफ क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करना, ये दोहरे उद्देश्य हैं जो परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इनमें एक संतुलन बनाए रखना, यानी तराजू के इस पलड़े की तरह जिसमें दोनों पलड़े बराबर हों, एक को हम ज़्यादा वेटेज देंगे तो दूसरा उसी अनुपात में कम हो जाएगा। तो सेम टाइम देश की एकता अखंडता सुरक्षा बनाए रखना ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करते हुए उसे स्वायत्तता ऑटोनॉमी देना ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण विशेषता दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करना भी संघीय ढांचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आइए अब बात करते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की, फेडरल सिस्टम इन इंडिया। भारत के संविधान में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम अपनाया गया है। हालांकि संविधान में राज्य संघ फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में राज्यों के संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। कारण कि भारत का परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं बना है, जैसे अमेरिका में है 50 राज्य मिलकर के एक संयुक्त राज्य बनाते हैं, ऐसा भारत में नहीं है। दूसरा कि संगठक इकाइयों को इससे अलग होने का अधिकार भी नहीं है। तो इस प्रकार ये भारत क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स न कि फेडरेशन। वर्तमान भारतीय संघ में 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय संविधान ने संघात्मक तथा एकात्मक दोनों ही तत्वों को अपनाया है। भारतीय संविधान संरचना में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। सामान्य स्थिति में संघीय किंतु आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा जा सकता है। असल में हमारे संविधान को संघीय या एकात्मक के किसी कठोर ढांचे में कसना कठिन है, किसी एक ऐसे सांचे में फिट करना मुश्किल है। इसमें दोनों ही विशेषताएं हैं। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था वो सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। आइए एक एक करके इन 7 विशेषताओं को भारत के संदर्भ में लागू करके देखते हैं, यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेडरल सिस्टम की साइलेंट फीचर्स को हम देखें। पहली कि संघीय ढांचे में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। तो भारतीय संविधान में भी मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। संघीय सरकार यूनियन गवर्नमेंट, जिसे हम केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और राज्य सरकारें स्टेट गवर्नमेंट्स। बाद में 1992 में 1992 में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अतः आज की तारीख में भारतीय संघ में 3 स्तर की सरकारें पाई जाती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। तो ये पहली विशेषता भारत में लागू होती है, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली इकाइयाँ या सरकारें इसमें होनी चाहिए। तो भारत में ऑलरेडी 3 तरह की हैं।
दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन बंटे होते हैं। ईच टायर हैज़ इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन। यह विशेषता भी भारतीय संविधान पर लागू होती है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों लेजिस्लेशन को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरंट लिस्ट। तो एक एक करके इन तीनों सूचियों के बारे में बात करें हम। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, इसमें प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेश मामले, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, संचार और मुद्रा, कम्युनिकेशन एंड करेंसी जैसे 97 विषय जो राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस रखते हैं, यूनियन लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को ही है। दूसरी सूची है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, व्यापार वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषि एवं सिंचाई, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन जैसे 62 विषय प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को ही है। और तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची, कंकरंट लिस्ट। शिक्षा, एजुकेशन, वन, मजदूर संघ यानी ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार यानी मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन जैसे 52 सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन ऐसे में संभावना बन सकती है कि दोनों में टकराव हो जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इसके अलावा एक सवाल यह भी उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है। तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था भी की गई है कि इन तीनों सूचियों के अलावा बाकी बचे विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। यानी इन सूची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं है उन विषयों पर अगर कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो केंद्र सरकार बनाएगी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत के संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से यह तय कर दिया गया कि कौन सी सरकार कौन से कानून बनाएगी, अर्थात अधिकार क्षेत्र ज्यूरिसडिक्शन का बंटवारा कर दिया गया। अब बात करें तीसरी विशेषता की कि संविधान में प्रत्येक स्तर की सरकार के काम या कार्य क्षेत्र को न केवल विभाजित किया गया है बल्कि भारतीय संविधान इन अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी देता है। तो यह विशेषता भी भारत पर लागू होती है। चौथी संघीय विशेषता हमने पढ़ी कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। यह बात भी भारतीय संघ पर अक्षरश लागू होती है। अकेले केंद्र सरकार या संसद इस व्यवस्था में अकेले बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से इसे मंजूर करवाना होता है, तब जाकर संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई बदलाव हो पाता है। तो एक अकेले केंद्र सरकार बदलाव नहीं कर सकती, दूसरी इकाइयों राज्यों की भी सहमति आवश्यक है। 5वीं विशेषता, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों की व्याख्या या विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। तो भारत में भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिकारों के हनन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देता है। 6ठी विशेषता कि वित्तीय स्वायत्तता हेतु विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। यह बात भी भारतीय संघ पर लागू होती है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों को निभाने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों इवन स्थानीय सरकारों को भी कर लगाने और संसाधन जमा करने के यानी रेवेन्यू जनरेट करने के अधिकार दिए गए हैं। और अंत में 7वीं विशेषता कि संघीय ढांचे के दोहरे उद्देश्य देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा करना और दूसरी तरफ क्षेत्रीय विविधता का पूरा सम्मान करना। यह विशेषता भी भारतीय संघ पूरी करता है।
देश की एकता अखंडता की सुरक्षा का काम केंद्र सरकार के जिम्मे है, वहीं राज्यों की क्षेत्रीय विविधता का ध्यान रखते हुए उन्हें आंतरिक स्वायत्तता भी दी गई है, ऑटोनॉमी दी गई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संघीय व्यवस्था की सारी विशेषताएं भारतीय ढांचे पर भी लागू होती हैं। तो भारत एक संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अब हम बात करें कि भारत में यह संघीय व्यवस्था चलती कैसे है, अर्थात भारत के संविधान में तो संघीय व्यवस्था का उल्लेख कर दिया गया। क्या उल्लेख कर देने भर से भारतीय संघीय शासन की सफलता सुनिश्चित हो गई? तो इसका आंसर है कि सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कर देने भर से सफलतापूर्वक चलना तय नहीं होता, बल्कि व्यवहारिक रूप से इन बातों को लागू करने पर ही भारतीय संघीय ढांचा चल पाता है, जिसमें विविधता का सम्मान करते हुए साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है। भारतीय संघीय व्यवस्था व्यवहारिक रूप से कैसे चलती है, इस पर बात करें तो दो बातें हमें समझनी पड़ेंगी। एक तो भाषा का मुद्दा और दूसरा केंद्र राज्य संबंध। इनके बारे में हम बात करें तो हमें संघीय व्यवस्था कैसे चलती है भारत में अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पहले हम भाषा के मुद्दे पर बात करें। आमतौर पर किसी भी राष्ट्र के लिए एक भाषा होना उसे राष्ट्रीयता की पहचान देता है, लेकिन भारत में तो विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। देश आज़ाद होने के बाद संविधान बनाते समय यह मुद्दा उठा था। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग की, लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए संविधान सभा ने भाषा को लेकर कुछ बातें तय की, जिसमें पहली बात तो ये कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा के रूप में चुना गया। बहुत सी भाषाओं वाले हमारे देश में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। साथ ही केंद्र सरकार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कामकाज करेगी। अंग्रेजी भाषा में कामकाज केवल 15 वर्षों तक लागू किया गया था, अर्थात 1965 से अंग्रेजी का प्रयोग बंद कर दिया जाना था, पर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी को जारी रखा गया है और आज भी केंद्र सरकार अपना कामकाज हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी करती है। भाषा को लेकर दूसरी समस्या थी कि राज्य सरकारें कौन सी भाषा में कामकाज करेंगी। तो इस संदर्भ में यह तय किया गया कि राज्य सरकारें हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक भाषा चुन सकती हैं और साथ ही अपनी क्षेत्रीय भाषा रीजनल लैंग्वेज में कामकाज कर सकती हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार अंग्रेजी के साथ साथ तमिल में अपना कामकाज करती है। इसी प्रकार कर्नाटक अंग्रेजी के साथ साथ कन्नड़ में कामकाज करता है। तो इस प्रकार सभी राज्यों को अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कामकाज करने का प्रावधान भी किया गया। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में श्रीलंका की तरह किसी एक भाषा को थोपा नहीं गया। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को राजकीय कामों में प्रयोग करने की अनुमति देकर और प्रांतों को क्षेत्रीय भाषा अपनाने की छूट देकर इस भाषा के विवाद को सुलझाया। आज भारत में हम देखें भाषा को लेकर के कोई विवाद की स्थिति नहीं है। आज़ादी के बाद राज्यों का पुनर्गठन करने की मांग उठी, यानी आज़ाद करके गए अंग्रेज़, तो वो तो अंग्रेज़ी अपने हिसाब से बांटे गए राज्य थे। ब्रिटिश सरकार के अनुसार इनका पुनर्गठन किया जाना था। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों का पुनर्गठन भाषा, संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता के आधार पर किया गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, यानी भाषा के आधार पर अगर कोई राज्य बना दिया तो कालांतर में वो राज्य अलग देश की मांग कर सकता है, ऐसी आशंकाएं थी। परंतु भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। यह आशंका निर्मूल साबित हुई। अब प्रशासन चलाना पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है। अब हम भारतीय संघ की महत्वपूर्ण इकाइयों केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधों पर चर्चा करें। किसी भी संघीय शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छे होना जरूरी है।
यानी एक संघ की ये जो दो इकाइयाँ हैं, केंद्र और राज्य है, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग तभी होगी जब दोनों के संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे। भारत में आज़ादी के बाद काफ़ी समय तक केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकार होने से संबंध अच्छे बने रहे, लेकिन जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनने लगी तो संबंध खराब होने लगे। केंद्र राज्य संबंध खराब होने में सबसे अहम बात यह थी कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 356 आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारों को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी। प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता था और राष्ट्रपति शासन लागू करके उस राज्य के शासन करने के अधिकार अपने हाथ में ले लेती थी केंद्र सरकार। हालांकि संविधान में राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर ही प्रावधान किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघीय शासन व्यवस्था की भावना के प्रतिकूल काम था। इससे केंद्र राज्य संबंध बिगड़ने शुरू हो गए। लेकिन 1990 के बाद 1990 के बाद अनावश्यक रूप से राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति में बदलाव आया। इस बदलाव के दो मुख्य कारण थे। एक तो इस दौर में क्षेत्रीय दलों यानी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का उदय होना और गठबंधन सरकार की शुरुआत होना, कोalition गवर्नमेंट शुरू होना। इस अवधि में किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों सहित अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। तो इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। तो ये कोalition गवर्नमेंट के चलते ये प्रैक्टिस कम हुई राष्ट्रपति शासन लागू करने की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कि असंवैधानिक तरीके से राज्य सरकारों को भंग करने के चलते राज्य सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद की स्थिति में हल सुझाते हुए निर्णय दिया कि राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर अंतिम विकल्प के तौर पर ही राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि राज्य सरकार में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी हासिल नहीं करती है तो सबसे बड़ा नंबर जिस पॉलिटिकल पार्टी का है उसको मौका दिया जाए, फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, ऐसे सभी राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। और सारे राजनीतिक दल सरकार बनाने में विफल होते हैं तो एक लास्ट ऑप्शन राष्ट्रपति शासन लागू करना होना चाहिए। तो इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। तो 1990 के बाद ये दो कारणों के चलते राष्ट्रपति शासन बार बार लागू करने की बात में बदलाव आया। तो इस प्रकार स्पष्ट है 1990 के बाद एक बार फिर केंद्र राज्य संबंध मधुर होने शुरू हो गए, अच्छे होने शुरू हो गए, जिसके पीछे दो बड़ी वजह रही कि एक तो गठबंधन सरकारों का दौर शुरू होना और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कि केंद्र मनमाने ढंग से राज्य सरकार भंग ना करे। आइए अब हम फेडरेशन वाले चैप्टर के अंतिम टॉपिक भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया पर बात करें। टॉपिक शुरू करने से पहले हम विकेंद्रीकरण का अर्थ जान लें। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता के बंटवारे या भागीदारी से है। सत्ता का एक ही केंद्र बिंदु में केंद्रित होना केंद्रीकरण है और इसका बिल्कुल उल्टा सत्ता में लोगों को भागीदार बनाना, सत्ता साझा करना, एक सत्ता के केंद्र से शक्तियां लेकर दूसरी इकाइयों को शक्तियां या अधिकार देना सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहलाता है। भारत में शुरू में संविधान में संघीय व्यवस्था के तहत दो स्तर की सरकारें थीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करते हुए 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया और स्थानीय शासन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। स्थानीय शासन से अभिप्राय गांव में
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और शहरों में नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम जैसी स्थानीय लोगों द्वारा चुनी गई व्यवस्था से है। स्थानीय शासन लागू करने के बाद भारतीय संघीय व्यवस्था में 3 स्तर की इकाइयाँ या सरकारें हो गई: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियाँ लेकर स्थानीय सरकारों को दी गई। इसके पीछे बुनियादी सोच यह थी कि स्थानीय स्तर के अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है, जो कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मूल मंत्र है। लोकतंत्र में जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल बताया था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि लोकतंत्र की मूल भावना या आत्मा यही है कि सत्ता में लोगों को भागीदार बनाया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी लोकतंत्र में होनी चाहिए। भारतीय संविधान में बदलाव करते हुए 1992 में संघीय शासन व्यवस्था में तीसरा स्तर स्थानीय शासन जोड़ते हुए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किए गए, जिससे स्थानीय शासन को और शक्तिशाली, मजबूत और प्रभावी एवं बेहतर बनाया गया। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। प्रत्येक 5 साल बाद चुनाव करवाना जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है ये। दूसरी बात, निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट SC, अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल ट्राइब यानी ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए सीटें आरक्षित की गई। इस आरक्षण व्यवस्था से इन वंचित तबकों को भी लोकतंत्र में भागीदार बनने का मौका मिला। तीसरा, स्थानीय शासन निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए, जिसे राज्यों ने बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। इस प्रकार महिला आरक्षण का प्रावधान करके स्थानीय शासन में महिलाओं की भी शासन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। चौथी बात कि हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव करवाने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। यानी लोकतंत्र में चुनाव होना ही काफ़ी नहीं है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर भी होने चाहिए, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव होने चाहिए। तो इसके लिए राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन गठित किया गया। स्थानीय शासन निकायों की 5वीं विशेषता कि राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रेवेन्यू जनरेट करने के अधिकार भी दिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर वे कर लगाकर राजस्व वसूली कर सकते हैं, जैसे हाउस टैक्स, मेला कर आदि। तो सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। अब हम स्थानीय शासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करें कि आखिर इस स्थानीय स्वशासन निकायों की व्यवस्था का स्वरूप या ढांचा कैसा है, जानें। स्थानीय शासन 2 प्रकार का है। एक तो ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, और दूसरा शहर स्तर पर स्थानीय शासन अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो पहले हम ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन के बारे में बात करें, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। यह पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय 3 टायर सिस्टम है, यानी 3 स्तर हैं इसके: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत, प्रत्येक गांव स्तर पर एक ग्राम पंचायत होती है। पूरे गांव को वार्ड में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक एक सदस्य वार्ड पंच चुना जाता है और गांव के मुखिया के तौर पर सरपंच का चुनाव होता है। ये सभी वयस्क मताधिकार पर चुने जाते हैं। इस प्रकार चुनी गई ग्राम पंचायत पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है।
और ग्राम सभा जिसकी मीटिंग साल में कम से कम 2 बार करवाना जरूरी है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर है पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसमें पंचायत समिति सदस्य चुने जाते हैं और इन्हीं पंचायत समिति सदस्यों द्वारा फिर पंचायत समिति का मुखिया चुना जाता है जिसे प्रधान कहा जाता है। फिर तीसरा स्तर आता है जिला परिषद। जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है जनता द्वारा और जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख कहलाता है, जो कि जिला परिषद के सदस्यों द्वारा ही चुना जाता है और जिला परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है, ग्रामीण स्तर पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है जो कि त्रिस्तरीय है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर 3 लेवल पर ये गठित होती है। प्रत्येक स्तर पर एक मुखिया होता है। ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहा जाता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है और जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख कहलाता है। ग्राम स्तर की तरह स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी होती है। शहरों में एक ही स्तर का स्थानीय निकाय होता है। शहर की जनसंख्या के अनुसार शहरों में नगर पालिका या फिर नगर परिषद या फिर नगर निगम का गठन किया जाता है। छोटा शहर है तो नगर पालिका होगी, बड़ा शहर है तो नगर निगम नाम से स्थानीय निकाय का गठन होगा। अगर इन दोनों के बीच का है तो नगर परिषद कहलाएगा। तो इस प्रकार जनसंख्या के अनुपात में किसी भी शहर में या तो नगर पालिका होगी या नगर परिषद होगा या फिर नगर निगम गठित होगी। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनके वार्ड मेंबर चुने जाते हैं और एक राजनीतिक प्रधान चुना जाता है। नगर पालिका और नगर परिषद का मुखिया चेयरमैन कहलाता है, नगर पालिका अध्यक्ष या नगर परिषद अध्यक्ष। वहीं नगर निगम का मुखिया मेयर कहलाता है, नगर निगम का मुखिया मेयर। तो भारत में स्थानीय शासन लागू करके भारतीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया गया है। इन संस्थाओं के माध्यम से लाखों जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जिससे लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जिसे सुधारा जाना है। जैसे ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, 2 से 3, लेकिन ये नियमित बैठकें नहीं होती हैं। अभी भी राज्य सरकारों ने इन स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए हैं। महिला प्रतिनिधि चुनी तो जाती हैं लेकिन उसके नाम पर उसके पति भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी कमियां इसमें हैं। इन तमाम कमियों के बावजूद भी स्थानीय शासन की यह नई व्यवस्था दुनिया में लोकतंत्र का अब तक का सबसे बड़ा प्रयोग है। स्थानीय शासन के इस टॉपिक के साथ ही फेडरलिज्म, संघवाद का हमारा चैप्टर पूरा हुआ, जिसमें हमने पढ़ा कि संघवाद क्या है, संघवाद की मुख्य विशेषताएं और भारतीय संघ के परिप्रेक्ष्य में भी इसको लागू करके हमने देखा कि वो संघीय विशेषताएं भारतीय संघ पर लागू होती हैं कि नहीं, और अंत में भारत में विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ा। तो चैप्टर से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।